यह समय था दिसंबर 1916। गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में गए हुए थे। यह सम्मेलन लखनऊ में चल रही थी। लगभग 2301 प्रतिनिधि दल पहुंचे हुए थे। इनके साथ अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। तभी बिहार के एक जिले चंपारण से एक व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, गांधी जी के पास पहुंचता है और वो गांधी जी से अनुरोध करते हैं कि गांधी जी चंपारण जिला पधारे और उन पर हो रही ब्रिटिश जमींदारों के द्वारा अत्याचारों पर उनकी मदद करें। लेकिन गांधी जी उनसे कहते हैं कि देखो शुक्ला, अभी मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ जाने के लिए। मुझे कानपुर जाना है और वहाँ से और भी देश के दूसरे जगहों पे जानी है। अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। लेकिन राजकुमार शुक्ला एक दृढ़ व्यक्ति थे। वो ठान लिए थे कि मुझे गांधी जी को लेकर जाना है। इसी कारण से गांधी जी जहाँ जहाँ जाते हैं, राजकुमार शुक्ला भी उनके साथ पीछे पीछे चल पड़ते हैं। देश के कई जगहों पर सम्मेलन कर जब गांधी जी वापस अपना आश्रम अहमदाबाद पहुंचते हैं, तो पीछे पीछे राजकुमार शुक्ला भी उनका आश्रम पहुंच जाते हैं और वो गांधी जी से अनुरोध करते हैं कि चंपारण चले। गांधी जी राजकुमार शुक्ला की इस दृढ़ता को देखकर काफी प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी कहानी को सुनकर वो निश्चय करते हैं कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो राजकुमार शुक्ला से कहते हैं कि देखो, हम कुछ दिनों के बाद कलकत्ता आएंगे, तुम ऐसा करो मुझे वहां से अपने साथ ले जाना। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को कई महीनों तक कलकत्ता में इंतजार करते हैं और जब गांधी जी वहां पहुंच जाते हैं, फिर वे दोनों हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़कर बिहार पटना की ओर चल पड़ते हैं। जब उनकी ट्रेन पटना सिटी पहुंच जाती है, तब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर राजेंद्र प्रसाद के घर चले जाते हैं। उन दिनों राजेंद्र प्रसाद एक वकील थे और इन किसानों की वकालत करते थे। संयोगवश राजेंद्र प्रसाद जी घर पर नहीं थे और उनका नौकर राजकुमार शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानता था, जो अक्सर उसके मालिक के पास आता था उसको तंग करने के लिए। तो उसने सोचा कि इस बार राजकुमार शुक्ला और एक किसान को लेकर आया है, क्योंकि गांधी जी का पहनावा बहुत ही सिंपल था और उनका नौकर गांधी जी को पहले कभी नहीं देखा था और ना ही जानता था। इसी कारण से वो उनको जमीन पर बेचने का इजाज़त देता है। उन दिनों हमारे भारत में अनटचेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा थी और राजेंद्र प्रसाद के घर का नौकर राजकुमार शुक्ला को अनटचेबल मानता था। अब गांधी जी जब उनके साथ गए थे, तो उनको भी अनटचेबल मानकर गांधी जी को कुएं से पानी उठाने का इजाज़त नहीं मिलता है। फिर गांधी जी वहां से निकलकर मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लेते हैं, जो कि चंपारण का ही रूट पे आता था। वो वहां जाने का निर्णय इसलिए लेते हैं ताकि वो वहां जाकर ज़्यादा से ज़्यादा और इन चीज़ों पर जानकारी हासिल कर ले। गांधी जी अपने दोस्त जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजते हैं, जिनका घर मुजफ्फरपुर में था और वो आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर भी थे। गांधी जी प्रोफेसर जेबी कृपलानी से कलकत्ता के शांति निकेतन में मिले हुए थे। ये दिन था 15 अप्रैल 1917 का। गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं। वहां पे प्रोफेसर कृपलानी अपने पूरे स्टूडेंट्स के साथ उनका स्वागत करते हैं। फिर वहां गांधी जी प्रोफेसर मालकानी के घर में ठहरते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। गांधी जी के आने का खबर मुजफ्फरपुर से होते हुए चंपारण तक फैल जाती है। फिर चंपारण के किसान पैदल ही चल पड़ते हैं गांधी जी से मिलने के लिए। जिनके पास बैलगाड़ी होती है वो बैलगाड़ी से आते हैं। फिर गांधी जी उन वकीलों से मिलते हैं जो वकील लोग इन किसानों की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे। गांधी जी काफी क्रोधित हो जाते हैं इस चीज को जानकर कि वकील लोग उन किसानों से भी पैसा वसूल रहे थे। गांधी जी ये निर्णय लेते हैं कि ऐसी लड़ाई कोर्ट में नहीं लड़ी जा सकती जहां किसान कमजोर होते हैं। हमें इन किसानों के अंदर आत्मबल विकसित करनी होगी, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। उन दिनों चंपारण में ज्यादातर खेती युक्त जमीन अंग्रेजों के कब्जे में था और ये किसान लोग वहां बट्टेदार की तरह काम करते थे। ये अंग्रेजी जमींदार लोग अपने कब्जे के 15% जमीन पर इन किसानों से काम करवाते थे और फसल होने के बाद ये इन किसानों से सारा फसल ही रेंट के तौर पर ले लेते थे और किसानों को मजबूरन अपनी फसल को देना पड़ता था। तभी अंग्रेज जमींदार लोगों को पता चलता है कि जर्मनी सिंथेटिक इंडिगो का निर्माण कर लिया है
जिनका मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। जब नेचुरल इंडिगो का मार्केट में डिमांड बहुत कम हो जाती है, तब अंग्रेज जमींदार लोग किसानों से रेंट के तौर पर पैसा वसूलने लगते हैं। वो लोग जो इसका विरोध करते थे उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। बिल्कुल यही समय था जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं। गांधी जी वहां ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से जाकर मिलते हैं, लेकिन वो सेक्रेटरी गांधी जी को एक आउटसाइडर बताकर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर देते हैं। फिर गांधी जी को चंपारण डिस्ट्रिक्ट तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के द्वारा बुलाया जाता है। वो कमिश्नर गांधी जी को डराने का प्रयास करता है, पर गांधी जी उनसे डरते नहीं हैं और आगे की जानकारी हासिल करने के लिए चंपारण की राजधानी मोतिहारी तक चले जाते हैं। गांधी जी के साथ कुछ वकील लोग भी थे। जब गांधी जी मोतिहारी के रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां लोगों का बहुत ज्यादा भीड़ गांधी जी के स्वागत के लिए खड़े हैं। वे लोग पूरे जोश के साथ गांधी जी का स्वागत करते हैं। फिर गांधी जी वहां पे एक घर को एक हेडक्वार्टर्स के रूप में यूज करके अपना इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हैं। फिर गांधी जी को पता चलता है कि पास के गांव में एक अंग्रेज एक किसान के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। जब गांधी जी उस किसान से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, तभी पुलिस के कुछ मैसेंजर लोग आते हैं और गांधी जी को रोक लेते हैं और गांधी जी को आदेश देते हैं कि वो यहाँ छोड़कर जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएं। लेकिन गांधी जी इग्नोर कर देते हैं। वो मैसेंजर्स गांधी जी को फोर्सली अपनी गाड़ी में बैठाकर उनके घर तक छोड़ देते हैं और साथ ही एक ऑफिशियल नोटिस में ये साइन करने को कहा जाता है कि आप चंपारण को छोड़कर जा रहे हैं। गांधी जी उस ऑफिशियल नोटिस में साइन तो करते हैं, लेकिन उसमें ये लिख देते हैं कि मैं आपके आदेश को मानने में असमर्थ हूँ। दूसरे ही दिन कोर्ट के द्वारा गांधी जी को एक नोटिस मिलती है कि उन्हें कोर्ट में आना है, क्योंकि उन्होंने एक सरकारी आदेश को नहीं माना है। गांधी जी पूरी रात भर योजना बनाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। फिर गांधी जी टेलीग्राफ के जरिए राजेंद्र प्रसाद को इन्फॉर्म करते हैं कि उनके जितने भी प्रभावशाली दोस्त हैं, जो वकील हैं, उनके साथ वो नेक्स्ट डे कोर्ट में आ जाए। जब वहाँ के किसानों को पता चलता है कि अंग्रेजों के कारण गांधी जी मुसीबत में हैं, तब वहाँ के किसान ये निर्णय लेते हैं कि हम गांधी जी को मदद करेंगे। अगले ही दिन जब गांधी जी कोर्ट में पहुँचते हैं तो वो कोर्ट के नज़ारा को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि कोर्ट चारों तरफ से किसानों की भीड़ से घिरी हुई थी। लोगों का यह भीड़ अंग्रेजों को भी डरा दिया था। अंग्रेज के सिपाही इस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। अंत में वो गांधी जी को कहते हैं कि वो भीड़ को नियंत्रित करे। गांधी जी जान चुके होते हैं कि अंग्रेज डर चुके हैं। फिर वो लोगों से कहते हैं कि आप शांत रहें, लेकिन अपना यूनिटी बनाए रखें, क्योंकि आपका यूनिटी देखकर ये अंग्रेज डर रहे हैं और ये डर बताती है कि हम इस केस को जरूर जीत लेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस भीड़ को देखकर डर जाती है और वो चाहते हैं कि ये सुनवाई आज ना होकर अगले डेट के लिए टाला जाए, पर गांधी जी इस चीज़ का विरोध करते हैं। फिर गांधी जी अपनी गलती का स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मैंने आपके कानून का आदेश को ना मानकर कानून का उल्लंघन जरूर किया है, लेकिन मेरे लिए मानवता की रक्षा भी एक धर्म है और मेरा कर्तव्य ये कहता है कि मुझे किसानों की मदद करनी चाहिए। इस वक्त मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी में फंस गया हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपने कर्तव्य को मानकर आपके कानून का उल्लंघन किया है तो आप मुझे जेल में डाल सकते हो। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो भी कार्रवाई करनी है आज ही करें। फिर मजिस्ट्रेट ये कहता है कि मैं जो भी सुनवाई करनी है 2 घंटे के बाद करूँगा। मैं 2 घंटे के लिए आपको छोड़ रहा हूँ, इसके लिए आपको बेल भरना पड़ेगा। पर गांधी जी इससे भी इनकार कर देते हैं। फिर मजिस्ट्रेट बिना कोई बेल लिए गांधी जी को छोड़ देते हैं। जब गांधी जी कोर्ट के बाहर आते हैं और वकीलों से मिलते हैं तो वो वकीलों से पूछते हैं, अगर मुझे जेल हो जाए तो आप लोग क्या करोगे? तो वकील लोग का कहना होता है, अगर आप जेल चल जाएंगे तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? हम लोग भी अपने अपने घर वापस चल जाएंगे। फिर गांधी जी कहते हैं कि अगर आप लोग घर वापस चल जाओगे तो इन किसानों की लड़ाई फिर लड़ेगा कौन? क्या आप लोग चाहते हैं इन किसानों के साथ ऐसा अन्याय होते रहे? फिर राजेंद्र प्रसाद और उनके वकील आपस में विचार करते हैं और ये कहते हैं कि गांधी जी रहने वाले तो यहाँ के हैं नहीं, ये रहने वाले गुजरात के हैं, लेकिन फिर भी इन किसान भाइयों के लिए वो जेल जाना चाहते हैं। लेकिन हम तो इनके अपने लोग हैं, अगर हम इन किसानों को मदद ना करें तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। अंत में वो निर्णय लेते हैं कि हमें गांधी जी के साथ देना होगा।
फिर वो गांधी जी से आकर कहते हैं कि अगर आपको जेल हो जाए तो पीछे हम भी जेल जाने को तैयार हैं। गांधी जी यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन। चंपारण की इस लड़ाई को हम जीत चुके हैं। अब ये फैसला कुछ दिनों के बाद होनी होती है, लेकिन गांधी जी को मजिस्ट्रेट से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखी होती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्होंने ये केस किया था उन्होंने अपना ये केस को वापस ले लिया है। मतलब गांधी जी अब इस लड़ाई को जीत चुके थे। ये गांधी जी के द्वारा चलाई गई सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की पहली जीत थी। फिर वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा एक मीटिंग के लिए गांधी जी को बुलाया जाता है। उनसे मुलाकात के बाद एक जांच कमीशन की स्थापना की जाती है। इस जांच कमीशन में गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लोग, लैंडलॉर्ड्स और किसानों की तरफ से गांधी जी अकेले शामिल थे। इस जांच के दौरान जो भी सबूत मिलते हैं वो अंग्रेज जमींदारों के विरुद्ध मिलते हैं और अंत में जब अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स इस केस को हार जाते हैं तो किसान से छल कपट करके लिए गए पैसे को वापस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं गांधी जी से हमें कितना लौटाना पड़ेगा। गांधी जी सिर्फ 50% पैसे का ही डिमांड करते हैं, लेकिन अंग्रेजों का कहना होता है कि जमीन तो हमारा था तो हम सिर्फ 25% ही पैसा वापस करेंगे। उनका ये सोचना था कि गांधी जी इस पे एग्री नहीं करेंगे और ये लड़ाई यूं ही चलता रहेगा। पर गांधी जी इस पर एग्री हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम 25% ही वापस कर दो। और शेयर क्रॉपर्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में जो केस चल रही थी उसका सेटलमेंट हो जाती है। गांधी जी के अनुसार मनी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी जितनी कि अंग्रेजों का हार, क्योंकि ये पहली बार हुआ था इतिहास में कि हमने अंग्रेजों को हरा दिया था। और इस हार के साथ ही किसानों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि हम अंग्रेजों को चैलेंज कर सकते हैं। किसानों का खोया हुआ मान सम्मान भी उन्हें वापस मिल गया। अब अंग्रेज जमींदार लोग किसानों को विवश नहीं कर सकते थे कि वो वहाँ पे काम करे। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ सालों के बाद ये अंग्रेज जमींदार लोग वहाँ छोड़कर अपने देश वापस चल गए और इस तरह से उनके द्वारा जो छीनी गई जमीन थी वो किसानों को वापस मिल जाती है। अब ये किसान लोग पूरी तरह से आजाद हो चुके थे और चंपारण अंग्रेजों से मुक्त हो चुका था। नील की खेती करने वाला किसान धान और गेहूं की खेती करने लगे। गांधी जी ये सोच के गए थे कि मैं वहाँ मुश्किल से कुछ दिनों के लिए रहूंगा, लेकिन वहाँ उन्हें कंटिन्यू 7 महीने तक रहना पड़ा था। इसके बावजूद भी लगातार विजिट करते रहते थे। गांधी जी उन किसानों का हक तो वापस दिला चुके थे, लेकिन फिर भी इन किसानों का हालत बहुत ही गंभीर था। वहाँ पे कोई भी शिक्षा या स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं थी। इसलिए गांधी जी सोचे यहाँ प्राइमरी स्कूल खोला जाए और वो अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को बुलाते हैं। वहाँ पर 6 प्राइमरी स्कूल खोली जाती है और स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। फिर गांधी जी वहाँ पे लोगों को साफ सफाई से रहने का शिक्षा देते हैं और फाइनेंशियली मदद करते हैं। और इस तरह से गांधी जी उन किसानों को आत्मनिर्भर होने का ज्ञान देते हैं और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। गांधी जी कहते हैं चंपारण का एपिसोड मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। जिस तरह से चंपारण के किसानों की यूनिटी अंग्रेजों को डरा दी थी और हम इस लड़ाई को जीत लिए थे, हम लोगों की यही यूनिटी बनाकर अंग्रेजों को अन्य जगहों से भी भगा सकते हैं। फिर गांधी जी ठान लेते हैं कि हम अंग्रेजों को बिल्कुल इसी तरह से देश के अन्य जगहों से भी भगा देंगे। गांधी जी कई संघर्ष करते हैं और कई आंदोलन भी करते हैं। उन्हें कई आंदोलन में जेल भी जाना पड़ता है और अंत में गांधी जी अंग्रेजों को भारत की धरती से भगाने में सफल होते हैं। यही थी चंपारण की कहानी, जहां से एक गरीब और अनपढ़ किसान राजकुमार शुक्ला की दृढ़ता अंग्रेजों को भारत से भागने में मजबूर कर देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।